हे गाइस, मैं डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री का पायरुवेट ऑक्सीडेशन टॉपिक। कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों ग्लाइकोलिसिस से जो साइकिल है वो सीधा क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करती है? वहां पे जरूरत पड़ती है किस चीज की? वहां हमें जरूरत पड़ती है बीच में पायरुवेट ऑक्सीडेशन की। तो ये क्यों जरूरी है उसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अब आप सबसे पहले ये देखो कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा वो कैसे होगा, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, वो हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो पायरुवेट है, हियर दिस पायरुवेट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोए इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ओके। तो जब ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा उसके बाद ही ये क्या होगा, ये यहाँ से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। सो यू कैन सी दिस रेड बार, ये यहाँ से क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस की। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है यहाँ पे इसके एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बना था पायरुवेट। पायरुवेट डायरेक्टली क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता। तो पायरुवेट का पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद ही क्या करता है, पायरुवेट विल एंटर इनसाइड द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वन बाय वन अभी सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक जंक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल, यानी इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट विल टेक प्लेस। अच्छा, ये होगा कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या होगी? तो मेनली जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्लीज डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये गेट में, आईसीएमआर में, सीएसआईआर में बहुत जगह ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बल्कि नीट में भी बहुत बार पूछा गया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये होता है मेनली साइटोसोल के अंदर, यानी कि प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में होता क्या है, जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किस फॉर्म में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि ये पायरुवेट जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि फिर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आ गई। मतलब ये जो है यही यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल जो होती है वो तब स्टार्ट होती है जब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। तो जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी उसी समय फिर क्या होगा, ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, राइट। तो अभी हम क्रेब्स साइकिल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन दिस पार्ट। तो यहाँ पे क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। क्योंकि अगर ये प्रोकैरियोटिक होता तो हम ये जो डिस्कशन है प्रोसेस का वो हम कहाँ कर रहे होते, वो हम कर रहे होते साइटोसोल के अंदर, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें होता क्या है, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है पायरुवेट। ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है तो ये साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। अब ये जो पायरुवेट है ना, ये एक चार्ज्ड प्रोडक्ट है, ये एक चार्ज प्रोडक्ट है, और इसी वजह से ये डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं आ पाता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसका यहाँ पे इतनी दूर अगर हम कहें कि ये जो है ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे क्रिस्टे वगैरह होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें ये डायरेक्टली पायरुवेट एंटर नहीं करेगा। यहाँ पे इसको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे इसको चाहिए होते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प से पायरुवेट यहाँ से यहाँ एंटर करेगा। तो ये देखो, ये भी जो है ये क्या है, ये भी पायरुवेट ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पायरुवेट यहाँ आ चुका है। अब पायरुवेट जो है वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। अब वो कैसे होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो भी इस तरह के कन्वर्जन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंजाइम बेस्ड होते हैं। तो हियर कम्स अ क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है पायरुवेट को एसिटाइल कोए में। ठीक है, तो हम वो चीजें अब आगे डिस्कस करेंगे।
तो कन्वर्जन जो होता है वो एक मल्टी एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। मल्टी एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, यहाँ पे ये सिंगल नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4 एंजाइम्स। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, पायरुवेट जो है वो जब कोए आता है, दैट इज कोएंजाइम ए, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फंक्शनल होगा, और इसी टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन टर्म का मतलब क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और ये भी है ऑक्सीडेटिव, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है इसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। और उसी वक्त क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसका मतलब हो गया रिमूवल ऑफ CO2। तो जब यहाँ पे CO2 का रिमूवल होगा ना, ये देखो आप, ये वाला जो CO2 वाला पार्ट है ये इसमें क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और ये COA जो है ये यहाँ आकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो इट मीन्स ये देखो ये CO2 यहाँ रिमूव हो गया, और ये जब CO2 रिमूव होता है उसी वक्त यहाँ पे क्या होता है, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉइंट आता है कि ये क्या इतना सा ही टॉपिक है कि हमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में पूछा गया है, आपको आई डोंट नो ये आप कभी आपका इस वाले क्वेश्चन से एनकाउंटर हुआ है या नहीं, ये एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। ई कोलाई का पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें किस किस तरह के एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, हमने पहले ही कॉम्प्लेक्स बोला, हमने बोला था कि मल्टीपल एंजाइम्स विल एक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सिंगल एंजाइम से नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं, इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि CSIR में मैंने 3 से 4 बार देखा है, अलग अलग फॉर्म्स में पूछा गया है ये, प्लस ये और भी गेट वगैरह के एग्जाम में भी ये डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे कि TPP के बारे में पूछा गया है कई बार, तो ये जैसे, और उसके अलावा जो फंक्शंस हैं इन एंजाइम्स के वो पूछे गए हैं कई बार, 1-1, 2-2 मार्क्स में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। सो जो ये फर्स्ट एंजाइम है हमारा यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला E1, ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन कराता है पायरुवेट का, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इस वक्त इन्वॉल्व होता है TPP। TPP क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो है ये TPP है, दैट इज थायामीन पायरोफॉस्फेट। सो दिस TPP दैट इज थायामीन पायरोफॉस्फेट विल एक्ट एज अ कोफैक्टर। जब क्या हो रहा होगा, जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा पायरुवेट का वाया द एंजाइम कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और उस वक्त एक्टिव होते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वाले एंजाइम, ठीक है। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इनका ये फंक्शन हो गया। हम अभी इसकी पूरी साइकिल भी देखेंगे आगे। उसके बाद आते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, इसको हम बोलते हैं E2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स में E2 है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। एक क्वेश्चन एग्जाम में, आई गेस मुझे अगर ठीक से याद है तो एक क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि ये जो एंजाइम्स है ना, इनके E1, E2 और E3 दिए हुए थे, इसमें आपको ना मैच द फॉलोइंग करके बताना था कि कौन सा वाला जो एंजाइम है वो E1 है, कौन सा वाला E2 है और कौन सा वाला E3 है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज होते हैं, ये क्या करते हैं, दे विल कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम ए। तो ये ट्रांसफर करते हैं ग्रुप को, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन होने से तो रहेगा नहीं काम, यानी जब हम वहां पे बोल रहे थे ना कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, तो सिर्फ CO2 के रिमूवल से वहां पे काम नहीं चलने वाला है ना। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है, सिर्फ अगर वो हो जाए, अगर मैं पीछे लेके चलूं आपको, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ CO2 रिमूव हो जाए लेकिन ये COA जाके ऐड ना हो, तो वो एसिटाइल कोए तो नहीं बनाएगा ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, कैटेलाइज करता है ये ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू COA, ठीक है। और यहाँ पे जो कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं लिपोइक एसिड एंड COA। तो इट्स वेरी सिंपल, आप याद रख सकते हो। फिर आते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम E3 बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या काम होता है, दे विल रीऑक्सीडाइज डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड, वो हम अभी देखेंगे कि वो क्या होता है। और यहाँ पे इस ड्यूरेशन में कोफैक्टर्स जो होते हैं वो NAD+ और FAD होते हैं। अच्छा, अब इस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को याद कैसे रखें, देखो सब बहुत आसान है। यहाँ पे हम बात करें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो पहला एंजाइम हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, राइट। तो ये E1 हो गया। फिर आता है डाइहाइड्रोलिपोइल
ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराता है, इसलिए इसको हम ट्रांस एसिटाइलेज बोलते हैं। दैट्स सिंपल कि ये ट्रांस एसिटाइलेज इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है एसिटाइल ग्रुप का, कहाँ पे, COA के पास, ठीक है। इसलिए इसको हम डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज बोलते हैं। लाइपोइल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइपोइक एसिड जो होते हैं वो कोफैक्टर होते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हो। और प्लस COA तो ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस तो है ही है, ये रहेगा तभी यहाँ पे ट्रांसफर होगा एसिटाइल ग्रुप का, राइट। ओके, फिर अब आपको यहाँ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज तो कॉम्प्लेक्स के नाम से याद हो गया। डाइहाइड्रोलाइपोइल आपको इसलिए याद हो गया क्योंकि लाइपोइक एसिड है यहाँ पे और वो COA के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है और इसलिए ट्रांस एसिटाइलेज है। E2 हो गया ये। ओके, थर्ड वन इज अगेन डाइहाइड्रोलिपोइल। तो ये वाला टर्म जो है आपको दोनों में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे ये क्या करता है, रीऑक्सीडाइज करता है डाइहाइड्रोलिपोअमाइड को और यहाँ पे कोफैक्टर्स बनते हैं NAD+ और FAD। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, हमने ये जो डिस्कस किया ये हमने बात की थी इकोलाई की, राइट। तो ये जो यूकैरियोटिक्स होंगे ना, यूकैरियोट्स, इनमें ना एक दो चीजें और होती हैं, बाकी चीजें तो रेस्ट विल रिमेन सेम। तो देयर आर 2 अदर थिंग्स ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं काइनेज एंड फॉस्फेटेज, ठीक है। काइनेज एंड फॉस्फेटेज। काइनेज का फंक्शन होता है दैट विल फॉस्फोराइलेट सीरीन रेजिड्यूज, फॉस्फोराइलेट्स सीरीन, ठीक है। सीरीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड सीरीन को फॉस्फोराइलेट कौन करता है, यहाँ पे काइनेज। और जो वहां पे ये सीरीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ था, तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो सीरीन जो है, से फॉर एग्जांपल ये कोई अमाइनो एसिड है जिसका नाम सीरीन है, इसके पास क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, काइनेज का होता है। इन यूकैरियोटिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम। ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ये ई कोलाई वाला है, इसमें एडिशनली एक दो चीजें और होती हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज अमाइनो एसिड सीरीन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ काइनेज। तो ये जो फॉस्फेटेज होगा ये क्या करेगा, ये जाएगा और ये जाकर के ये जो फॉस्फेट ऐड हुआ था ना उसको ये रिमूव करना शुरू कर देगा जब काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में दो चीजें और होती हैं, दैट इज काइनेज प्लस फॉस्फेटेज। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना उसका आपने क्या पढ़ा हुआ है, इनहिबिटर। तो इसके भी कुछ इनहिबिटर्स होंगे। तो ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं ना, इसके इनहिबिटर्स में आता है आर्सेनाइट एंड मर्क्यूरिक आयंस, मर्क्यूरिक आयंस, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, ये इनहिबिटर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये टॉपिक आपको यहीं से पढ़ना है। आप इसको अगर ढंग से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप इसको एक बार, हाँ, एक स्टैंडर्ड बुक से आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, इसको एक बार रीफॉलो करना इज मस्ट, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटीज की। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार ये सारी चीजें एक बार रीड कर लेनी है और ये जो क्वेश्चंस हैं आप बहुत इजीली इसको टैकल कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है बट यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट अ लॉट। सो यहाँ पे अब देखो, ये पायरुवेट जो है इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 आ रहा है यानी रिमूवल ऑफ CO2। जब CO2 का रिमूवल हो रहा है उस समय यहाँ पे हमें और क्या बनता हुआ मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। तो ये हमें पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन के साथ ही मिलता है, यानी ये स्टेप नंबर 1 है। और यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हुआ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, दैट इज रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप में जो हमने अभी अभी डिस्कस की कि CO2 का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोक्सी इथाइल TPP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये है लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड में क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड्स, एडिशन और ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, एडिशन और ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे ये मेनली क्या हुआ, लिपोइक एसिड था, यहाँ पे 2 कार्बन्स का एडिशन हो गया।
थर्ड स्टेप में देखो आप क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एसिटाइल कोए का, क्योंकि पायरुवेट से डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है। अब पायरुवेट से CO2 जब रिमूव हो चुका है तो वहां पे COA जो है वो आएगा और आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, तो इस वाले स्टेप में हमारा एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया। ऑलराइट, उसके बाद अब जब फॉर्मेशन हुआ है तो ये वापस भी तो उस फॉर्म में जाएगा ना। अब ये लिपोइक एसिड हमेशा के लिए तो यहाँ, क्योंकि लिपोइक एसिड इज एक्टिंग एज अ को फैक्टर, जो हमने जस्ट पीछे भी डिस्कस किया था कि E2 वाले कॉम्प्लेक्स में दे आर एक्टिंग जस्ट एज अ को फैक्टर, तो वो एज इट इज तो वहां नहीं रह सकते। तो को फैक्टर ऐसे फैक्टर्स जो किसी रिएक्शन को परस्यू करने में, प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वो जो को फैक्टर्स हैं वो फिर अपने पुराने फॉर्म में भी वापस आएंगे। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसको हम बोल सकते हैं लिपोइक एसिड इज रीऑक्सीडाइज्ड। इस वाले स्टेप पे ये रीऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप ये दिखा रहा है हमें, स्टेप नंबर 4। इट मीन्स कि इस वाले प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये यहाँ पे डाइसल्फाइड वाले फॉर्म में अगेन वापस आ जा रहा है। इस वाले पर्टिकुलर फॉर्म में फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो FAD से फिर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, NAD+ में भी पास ऑन होते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट येट वेरी इजी टॉपिक है। सो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए और आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे मेरे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं और सभी जगहों पर मेरा पेज नेम सेम है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज एस पाठशाला। तो आप एस पाठशाला को जरूर फॉलो कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप ये चैनल अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके कंटेंट्स जो हैं वो बहुत यूजफुल हैं। सो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।